हेलो दोस्तों, सफलता ऑनलाइन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है, हिंदी पेडागॉजी का क्लास 3 रहेगा। हिंदी पेडागॉजी का क्लास 3 आज है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। ये आज का हमारा टॉपिक है कि भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या होती है। भाषा सीखते हैं तो उसमें जो व्याकरण होता है वह क्या कार्य करता है भाषा शिक्षण में, इसके बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, हमारा जो क्लास है उसमें जानेंगे। तो सबसे देख लेते हैं भाषा एवं व्याकरण, इससे संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। भाषा एवं व्याकरण क्या होता है। भाषा का जो स्वरूप होता है उसे शुद्ध बनाने के लिए व्याकरण की जरूरत पड़ती है, जिसके माध्यम से भाषा को शुद्ध व सही बनाया जाता है। जो हमें भाषा के सही बोलने व लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए, ये आपको दिख रहा है बड़ा सा जो मैंने लिखा है वह शब्द, लेकिन मैं इसको सरल शब्दों में आप लोगों को डिफाइन करके बताता हूँ। जो भाषा में व्याकरण है उसको याद रखना है कि जो भाषा है उसको शुद्ध एवं सही रूप में लिखने बोलने के लिए जिसका ज्ञान प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है, व्याकरण की भूमिका। मतलब व्याकरण के द्वारा जो हम बोलते हैं उसको सही और शुद्ध रूप में बोलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें सभी प्रकार के शब्द, सब्जेक्ट, वर्ब, क्रिया, ऑब्जेक्ट सभी सभी चीजें क्या हो, सम्मिलित हो, समाहित हो, जिसके माध्यम से शब्दों का क्या है, सही सही उच्चारण कर सके या होता है, तो उसके लिए हमको व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, इसके कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग शब्द कहे हैं, उसको देख लेते हैं। एक है आपका महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि जो है व्यक्ति, वह क्या कहते हैं, यह अपने महाभाष्य में इसे शब्दानुशासन कहकर परिभाषित किया है। देखिए, जो महर्षि पतंजलि हैं वह कहते हैं कि जो व्याकरण होता है वह क्या है, वह क्या है आपका शब्दानुशासन, मतलब शब्द के सही उच्चारण के लिए महत्वपूर्ण है। तो महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य काव्य, महाकाव्य महाभाष्य, जिसमें व्याकरण को शब्दानुशासन कहकर परिभाषित किया है। अगला जो है, अगला जो डॉक्टर स्वीट हैं वह क्या कहते हैं इसके बारे में, वह भी देख लेते हैं। डॉक्टर स्वीट कहते हैं व्याकरण भाषा का व्यवहारिक व्यावहारिक विश्लेषण अथवा
उसका शरीर विज्ञान है। देखिए, जो डॉक्टर स्वीट है वह कहते हैं व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है। शरीर विज्ञान का मतलब ये है कि व्याकरण के बिना आपका जो भाषा है वह अधूरा है। मतलब व्याकरण क्या है, आपका शरीर है, तो यह क्या है, उसका शरीर विज्ञान के रूप में कार्य करता है। मतलब व्याकरण के बिना भाषा अधूरा है। ये किसका मानना है, आपका डॉक्टर स्वीट का। एक और मनोवैज्ञानिक है, उसको भी देख लेते हैं, डॉक्टर जेगर। डॉक्टर जेगर कहते हैं प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। देखिए, जो डॉक्टर जेगर है वह कहते हैं प्रचलित भाषा संबंधी नियम, पहले से जो भाषा के लिए जो प्रचलित नियम है या व्याख्या है वही क्या है, व्याकरण है। मतलब पहले से जो नियम है चल रहे हैं, जो शब्द को सही रूप में दर्शाने का कार्य कर रहे हैं, वही क्या है, व्याकरण है। ये किसका मानना है, डॉक्टर जयकर का मानना है। तो इस तरीके से हमने विभिन्न वैज्ञानिकों का मत और जो भाषा में व्याकरण का जो अर्थ होता है उसको हमने जाना। आगे है हमारा भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। जो भाषा अधिगम होता है उसमें व्याकरण की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में देखते हैं। तो पहला नंबर है हमारा व्याकरण भाषा को व्यवस्थित रूप में बोलने व लिखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। देखिए, इसका जो व्याकरण की भूमिका है भाषा विकास में वह क्या है, व्याकरण भाषा को व्यवस्थित रूप में बोलने एवं लिखने के लिए महत्वपूर्ण है। भाई, जब तक हम लोगों को भाषा विकास के लिए व्याकरण नहीं आएगा तब हम लोग शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित नहीं कर सकते। तो उसको व्यवस्थित करने के लिए हमको व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है, जिसके माध्यम से सही रूप में बोलना, सही रूप में लिखना, यह क्या होता है, व्याकरण के द्वारा ही संभव हो पाता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है व्याकरण भाषा का सहचर है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखा जाता है, परंतु इसे शुद्ध बोलना व लिखना संभव व्याकरण द्वारा ही होता है। देखिए, आपका दूसरा टॉपिक है, इसकी भूमिका क्या होती है, व्याकरण भाषा का सहचर है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखा जाता है, परंतु इसे शुद्ध रूप में बोलने व लिखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमने भाषा अनुकरण करके, कोई बोल रहा है उसको अनुकरण करके हमने सुन कर क्या कर लिया, सीख तो लिया, लेकिन इसका सही है, शुद्ध है, इसके लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, व्याकरण की। व्याकरण ही बताता है कि वह जो अनुकरण करके सीखा है वह शुद्ध है कि अशुद्ध है, इसको व्याकरण द्वारा ही समझा जाता है। ठीक, तो यह रहा भाषा व्याकरण की जो भूमिका होती है इसमें लिखने पढ़ने के लिए आवश्यक है। अगला है आपका व्याकरण के बिना भाषा शिक्षण अधूरा है। ठीक, ये भी इसका टॉपिक है कि भाषा शिक्षण के बिना, जो व्याकरण शिक्षण के बिना आपका भाषा शिक्षण क्या है, अधूरा है। क्योंकि भाषा शिक्षण ही हमें शब्दों का सही ज्ञान
प्रदान करता है, जिसके माध्यम से हम लोग भाषा सही तरीके से सीख पाते हैं। अगला है इसका विद्यार्थियों द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करने हेतु उनका व्याकरण के नियमों से परिचित होना आवश्यक होता है। देखिए, आपका जो फोर्थ टॉपिक है, विद्यार्थी द्वारा मानक भाषा जो सीखा जाता है उसके लिए व्याकरण के नियमों से परिचित होना आवश्यक है। मतलब जब तक व्याकरण के जो नियम है उसको जानेंगे नहीं, तब तक हम लोग शुद्ध रूप में मानक भाषा बोल नहीं सकते। तो ये जो मैंने बताया आपका 4 टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपका सवाल क्या है, इसी तरीके से जो बता रहा हूँ उसी में से आपका क्या है सवाल बन सकता है। ठीक, तो ये है आपका भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य, व्याकरण शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। सर्वप्रथम छात्रों को शुद्ध बोलने लिखने व पढ़ने हेतु आवश्यक। देख लीजिए, पहला टॉपिक है इसका, छात्रों को शुद्ध बोलने पढ़ने लिखने के लिए क्या होता है, व्याकरण की आवश्यकता होती है। क्योंकि व्याकरण के माध्यम से ही बच्चे क्या है शुद्ध बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, हम उसको सही रूप में उच्चारण के माध्यम से पढ़ पाते हैं। तो इसके लिए व्याकरण का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है, बोलने पढ़ने लिखने के लिए यह आवश्यक होता है। दूसरा देखते हैं क्या है आपका, नवीन भाषा सीखने में सहायक। जैसे व्याकरण हमको पता है तो हमको क्या कर सकते हैं, नवीन भाषाएं बड़ी आसानी के साथ सीख सकते हैं। जैसे हमको हिंदी आता है लेकिन इंग्लिश कम आता है, लेकिन हमारा जो परिवेश है, हमने प्रारंभ में ही क्या है हिंदी भाषा सीख लिया है, जिसमें आपका सही क्रम में व्याकरण के रूप में हिंदी बोलना सीखा। जैसे सब्जेक्ट होता है, उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ये सभी क्रियाएं क्या है हमने सीख लिया है, सही रूप में सीखा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यदि इंग्लिश में थोड़ा सा हमको इंग्लिश भी सीखना है तो उसमें भी सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सभी उसमें भी क्या है व्याकरण की क्रिया रहती है। तो उसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा भाषा भी बड़ी आसानी के साथ सीख सकते हैं। तो ये नवीन भाषा सीखने में क्या करता है, हमारा सहायता करता है। अगला, छात्रों को ध्वनियों के माध्यम से सूक्ष्म अंतर करने में सहायक। देखिए, इसमें जो छात्रों को ध्वनियों के माध्यम से सूक्ष्म अंतर करने में सहायक, मतलब यदि हमको व्याकरण का सही ज्ञान है तो हम लोग क्या है, कोई बोल रहा है या कोई लिख रहा है, उसमें सूक्ष्म रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटे से भी गलती को आसानी से हम लोग पकड़ सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं इसमें क्या क्या है, आपका जो व्याकरण के नजरिए से गलत है या अशुद्ध है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है आपका व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य। अगला है हमारा चारों कौशलों जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना के विकास में सहायक। ठीक, जो हमारे 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन चारों कौशलों के क्या है विकास में भाषा शिक्षण जो क्या है व्याकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये 4 कौशलों के विकास में क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है आपका, अगला देखते हैं, अशुद्धता। अशुद्धता की क्षमता
को पहचानने की योग्यता का विकास। देखिए, जैसे अशुद्धियां होती है हमारे अंदर, तो उनको पहचानने की योग्यता का विकास किसके कारण होता है? व्याकरण के कारण। यदि व्याकरण हमको ज्ञात है तो हमारे जो शब्द है, भाषा है, उसमें त्रुटि होती है या अशुद्धियां हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बड़ी आसानी से व्याकरण के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं। यह योग्यता हमारे अंदर विकसित करता है। कौन करता है? व्याकरण शिक्षण। अगला देखते हैं। अगला है क्या? व्याकरण के अंग। देख लेते हैं व्याकरण के अंग। व्याकरण के कितने अंग होते हैं इसको देख लेते हैं। व्याकरण के आपका 3 अंग होता है। कौन कौन से? उसको बता देता हूं। सर्वप्रथम होता है आपका वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। देखिए, इनको मैं सरल शब्दों में डिफाइन कर देता हूं। वर्ण विचार। वर्ण में सबसे पहले छोटे छोटे वर्णों को क्या करता है? सीखा जाता है। शब्द विचार, अब दो वर्णों को आपस में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, तो एक शब्द बन जाता है। तो उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? शब्द का सही उच्चारण करना सीखते हैं। और तीसरा है आपका वाक्य विचार। यदि बहुत सारे शब्दों को हम लोग क्या करते हैं? आपस में जोड़ देते हैं, तो वह क्या हो जाता है? एक वाक्य बन जाता है। तो इस तरीके से क्रम से हम लोग क्या करते हैं? व्याकरण के माध्यम से आपका जो व्याकरण के अंग है उसको सीखते हैं। जैसे वर्ण विचार करना, फिर शब्द विचार, फिर वाक्य विचार। आगे देखते हैं। अगला है हमारा टॉपिक व्याकरण की शिक्षण विधियां। व्याकरण तो हम लोग सीख रहे हैं, तो व्याकरण की जो शिक्षण विधि है, किस किस विधि द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? व्याकरण सीख सकते हैं, उसको बताता हूं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसमें पहला है आपका निगमन विधि। कौन सी विधि? निगमन विधि। तो मैंने सर्वप्रथम आगमन और निगमन को बताया था। तो नी से निगमन, नियम मतलब सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं? व्याकरण के नियम सीखकर इसको व्याकरण को हम लोग सीख सकते हैं। तो व्याकरण के नियम को याद करके सीखते हैं। देखिए, इसमें सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं? निगमन में, निगमन मतलब सबसे पहले नियम ज्ञात करते हैं। नियम होता है, उसको हम लोग ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने के बाद हम लोग उसको भाषा में प्रयोग करते हैं। तो निगमन विधि द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? भाषा शिक्षण कर सकते हैं। दूसरा है आपका सूत्र विधि। सूत्र विधि। सूत्र विधि क्या होता है उसको बता देता हूं। सूत्र विधि का मतलब होता है व्याकरण के सूत्रों को ज्ञात करके। व्याकरण को जो सूत्र होता है, सर्वप्रथम जैसे सब्जेक्ट आता है, कर्ता आता है, फिर क्रिया होता है, फिर क्रिया के बाद सहायक क्रिया होता है, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है, सूत्र होता है, उसको ज्ञात करके हम लोग क्या कर सकते हैं? आपका जो व्याकरण शिक्षण है उसको हम लोग सीख सकते हैं। तीसरा पुस्तक विधि। पुस्तक विधि। तो पुस्तक विधि के द्वारा व्याकरण की जो शिक्षण विधियां किस तरह से की जाती है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें नियमों एवं सूत्रों के द्वारा पुस्तकी ज्ञान को सीखना। ठीक, इसमें जो पुस्तक विधि है इसमें क्या करते हैं हम लोग? शिक्षण विधि सीखने के लिए, जो व्याकरण के शिक्षण विधि है उनको सीखने के लिए जो पुस्तक में दिए गए सवाल रहते हैं उनको हम लोग सूत्र एवं नियमों के माध्यम से क्या करते हैं? हल करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, जिससे हमको इसकी जो व्याकरण है वो हमको पता चलता है। ठीक, अगला है आपका, अगला देखते हैं। अगला है आपका आगमन विधि। इसको मैंने पहले भी बताया था। आगमन विधि और निगमन विधि। अ से आगमन और नि से निगमन। मतलब आगमन मतलब क्या होता है? उदाहरण की ओर जाना। पहले उदाहरण बताया जाता है और निगमन में सबसे प्रथम नियम बताया जाता है। तो सर्वप्रथम इसमें आगमन में क्या किया जाता है आपका? पहले कुछ उदाहरण बताकर
उदाहरण बताकर प्रश्न हल करते हैं। ठीक, इसमें जैसे आगमन विधि है, तो जैसे आपको व्याकरण सीखना है तो कुछ प्रश्न रहेंगे, तो उसको क्या करेंगे, सर्वप्रथम बच्चों को कुछ एग्जाम्पल उदाहरण बताया जाएगा, उसके पर सर्वप्रथम समझ जाएगा, उसके बाद प्रश्नों को स्वयं हल कर सकता है। इस तरह से आगमन विधि में सर्वप्रथम उदाहरण बताया जाता है, फिर आपका जो प्रश्न रहता है उसको हल किया जाता है। ठीक, अगला है आपका प्रयोग विधि। प्रयोग विधि, तो प्रयोग विधि में क्या होता है इसको देख लेते हैं। प्रयोग विधि में पहले शिक्षक स्वयं प्रयोग करके बच्चों को सिखाता है। ये देख लीजिए, आपका जो प्रयोग विधि है इसमें क्या कार्य होगा, जैसे कोई कुछ चीजें क्या करना है, बच्चों को बताना है, तो उसके लिए सर्वप्रथम क्या करेगा, टीचर जो क्या है, शिक्षक जो क्या है, सर्वप्रथम बच्चों को सिखाएगा, उसके बाद जो क्या है बच्चों को कार्य करने के लिए देगा। इसमें क्या है, बच्चे जो क्या है स्वयं प्रयोग करके क्या करते हैं, सीखते हैं। ये है आपका प्रयोग विधि। अगला है आपका खेल विधि। खेल विधि, तो खेल विधि द्वारा किस तरीके से बच्चे सीखते हैं, यह देख लेते हैं हम लोग। खेल के माध्यम से, खेल के माध्यम से बच्चे कई नियमों को सीख जाते हैं या सीख सकते हैं। ठीक, जैसे खेल विधि है, खेल विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि हमको पता है कि बच्चों को सर्वप्रथम सबसे ज्यादा रुचिकर उत्साह बनाने वाला कार्य कौन सा है, खेल। तो बच्चों को खेल अत्यधिक पसंद होता है, जिससे उसके मन में उत्साह बढ़ता है, सीखने की लालसा होती है। तो वह खेल विधि के माध्यम से जो व्याकरण की कई शिक्षण विधियां होती है, सही तरीके से बोलना, आपसी सामंजस्य बनाए रखना, ये सभी चीजें क्या है आपका खेल विधि के माध्यम से बच्चा सीखता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, इसको याद रखिएगा। अगला है आपका विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि, एक मैंने बताया था आपको संश्लेषण विधि, एक मैंने आपको बताया विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि क्या है आपका, जैसे शब्दों को टुकड़ों में तोड़कर पढ़ना या बताना। ठीक, जैसे विश्लेषण में क्या किया जाता है, शब्दों को दो पार्ट्स में, जैसे बड़े शब्द होते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर बच्चों को बताया जाता है, ताकि वह बच्चे क्या आसानी से सीख सकते हैं जैसे। ठीक, अगला है आपका, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है आपका, व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बनाने के उपाय। व्याकरण शिक्षण है, जैसे बच्चे प्रारंभ में व्याकरण को सीखने के लिए मतलब कोशिश ज्यादा नहीं करते हैं, उसको जान नहीं पाते हैं, तो उसको रुचिकर किस तरीके से बनाया जाए ताकि व्याकरण बच्चे बड़ी सरलता के साथ सीख सके। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए देखते हैं आपका व्याकरण पाठचर्या बच्चों के स्तर के अनुरूप बनाना चाहिए। जैसे बालकों को हमको सिखाना, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो बच्चों को सिखाने के लिए जो शिक्षण विधि है व्याकरण की, उसके लिए सर्वप्रथम यह है कि जो बच्चा है उसका स्तर के अनुरूप, स्तर के अनुरूप मतलब जैसे वह पढ़ाई कर रहा है, ठीक, उसके स्तर के अनुरूप क्या करना चाहिए, हमको पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए, जिससे बच्चे अपने स्तर के अनुरूप क्या है बड़ी आसानी से व्याकरण विधि सीख सकते हैं। अगला है आपका बच्चों की भाषा संबंधी, बच्चों की भाषा संबंधी ज्ञान को ध्यान में रखते हुए उनके सामने रचनाएं व प्रश्न प्रस्तुत
करना चाहिए। देखिए, ये जो क्या है आपका बच्चों की भाषा संबंधी ज्ञान को ध्यान में रखते हुए उससे रचनाएँ एवं प्रश्न जो क्या प्रस्तुत करे। मतलब जैसे प्रत्येक बच्चे की भाषा है, बोली है, वो अलग-अलग होती है, तो उसके स्तर के अनुसार मतलब बच्चा जिस भाषा में जानता है, उसके अनुरूप ही क्या करना चाहिए, हमको प्रश्नोत्तर आपका करना चाहिए। ठीक? अगला है आपका व्याकरण शिक्षण। व्याकरण शिक्षण को दृश्य श्रव्य साधन के द्वारा रुचिकर बना के बच्चों को दिखाना चाहिए। ठीक? जैसे बच्चे क्या है दृश्य श्रव्य अब दृश्य श्रव्य साधन क्या है आपका जिसमें देखा भी जाता है, सुना भी जा सकता है। ये सभी क्रियाएँ दृश्य श्रव्य सामग्री में होता है, जिससे बच्चे बहुत इंटरेस्ट, बहुत रुचि, उत्साह के साथ क्या करते हैं, उसको देखते हैं, सीखते हैं। तो दृश्य श्रव्य साधन के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों को जो व्याकरणिक ज्ञान है उसको भी बड़ी सरलता के साथ दे सकते हैं। ठीक? तो आज के लिए आपका क्लास कंप्लीट होता है। आज इतने में आपका भाषा जो व्याकरण की विधियाँ हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया। तो आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, मस्त रहिए और अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।